साथियों, आज हम लोग जब दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में हम लोग खड़े हुए हैं और दो महान शख्सियतों का जन्मदिन जब हम लोग मना रहे हैं, जयपाल सिंह मुंडा और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को जब हम लोग याद कर रहे हैं, तो इसलिए भी ये जगह बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये जगह हम जैसे लोगों के लिए, जब तक ये नहीं थे, हम लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं थी। हम लोग यहाँ नहीं थे, चाहे वो दलित तबके के लोग हों, चाहे आदिवासी तबके के लोग हों, चाहे पिछड़े तबके के लोग हों, चाहे वो महिलाएं हों, हम सबके लिए ये कैंपस नहीं बना था। हम इतिहास उठा करके अगर इसी विश्वविद्यालय का देख लें, 1921 में जब ये विश्वविद्यालय बना था, तब से लेकर के आजादी तक देखेंगे तो आदिवासियों की संख्या, पिछड़ों की संख्या या माइनॉरिटी के लोगों की संख्या, दलितों की संख्या, महिलाओं की संख्या लगभग नगण्य है इस विश्वविद्यालय में। तो आज जब हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, तो इसलिए हमारा होना और इनका जन्मदिन सेलिब्रेट करना बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद जरूरी है। साथियों, जयपाल सिंह मुंडा के बारे में बड़े लंबे समय से बातचीत हो रही थी कि एक ऐसे दौर में जब आदिवासियों को इंसान तक नहीं माना जा रहा था, उस दौर में वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, मास्टर्स की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं और वहीं से अपनी आईसीएस की परीक्षा भी पास करते हैं। और उस दौरान एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम, एक गुलाम देश की टीम का नेतृत्व करते हैं एज ए कैप्टन, और उस टीम को हॉकी का पहला गोल्ड मेडल इस देश में एक आदिवासी की कप्तानी में इस देश को मिला था। और जरूरी बात, अगर हम लोग आज तक का इतिहास उठा करके देखें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से हॉकी का जो सर्वोच्च खिताब, जिसे ऑक्सफोर्ड ब्लू के नाम से जाना जाता है, एकमात्र किसी एशियाई को मिला हुआ है, तो वो जयपाल सिंह मुंडा जी है। और ऐसी शख्सियत जब वो हिंदुस्तान आती है तो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके के कामों में पहले उनका इन्वॉल्वमेंट है। रायपुर में एक कॉलेज था, राजकुमार कॉलेज, जहां एलीट क्लास के बच्चे पढ़ते थे, उसकी प्रिंसिपलशिप की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। बाद में बीकानेर स्टेट जो रियासत थी, उसके फॉरेन मिनिस्टर रहे। कश्मीर की जो रियासत थी उस दौर की, उसमें जो महाराजा के प्रिंस थे कर्ण सिंह, उनके प्राइवेट ट्यूटर रहे। फिर यहाँ से जाकर के जब माहौल यहाँ पे उनके खिलाफ में होने लगा तो वो अफ्रीका चले जाते हैं। वहाँ पे केन्या में एक कॉलेज था, नचीमोता कॉलेज, एक जगह का नाम है नचीमोता, उसी के नाम पे एक कॉलेज था। वहां जाकर के उन्होंने कुछ वर्षों तक पढ़ाई की, वापस इंग्लैंड गए, फिर वापस हिंदुस्तान आते हैं। 1938 में आकर के आदिवासी महासभा जो उस दौर में बनी हुई थी, उसकी जिम्मेदारी वो संभालते हैं। और आदिवासी महासभा की जिम्मेदारी के साथ ही आदिवासियों के राइट्स के लेकर के लड़ाई शुरू होती है, एक अलग, जिसको हम लोग आज के दौर में झारखंड के नाम से जानते हैं। उस झारखंड के आइडिया को क्रिएट करने वाले जयपाल सिंह मुंडा साहब है। और उनकी पार्टी जो उन्होंने आजादी के बाद 1948 में पार्टी बनाई, उस पार्टी का नाम ही उन्होंने झारखंड पार्टी रखा था। भले ही राज्य 2000 में जाकर के साकार होता है एक शक्ल के तौर पर, लेकिन वो आइडिया के तौर पर आजादी की लड़ाई के साथ साथ वो आइडिया चल रहा है। संविधान सभा की बैठकों में अगर हम लोग देखें तो ये उसका जब उनके संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव हो रहे थे तो कहा गया था कि 1 लाख की आबादी पर एक सदस्य चुना जाएगा, लेकिन आदिवासियों की संख्या संविधान सभा के भीतर 5 से ज्यादा कभी नहीं बढ़ पाई, जबकि उनकी आबादी इस देश की आबादी का 10% थी। उस समय भी होनी उनकी लगभग 29 से 30 संख्या होनी चाहिए थी, लेकिन वो जो है 5 से 6 पर ही सीमित रह गई। और उसके बावजूद जब इस संविधान सभा की बहसों में आप उनको सुनेंगे तो बहुत सारी चीजें, जैसे यहाँ लोकतंत्र को लेकर के एक बड़ी बात कही गई। जब संविधान सभा के भीतर जो प्रस्ताव पेश किया गया था नेहरू जी के द्वारा, तब लोकतंत्र में बड़ी बड़ी डिबेट चल रही थी। और तब उन्होंने कहा था कि भाई, हम तो इस धरती के सबसे लोकतांत्रिक लोग हैं, हमें लोकतंत्र सिखाने की जरूरत नहीं है। अगर लोकतंत्र को इस देश में किसी ने खत्म किया है तो वो आर्यों की फौज है, जो वहां से आकर के यहाँ लोकतंत्र को खत्म कर रही है। और आपको लोकतंत्र के साथ साथ समता और भाईचारा आदिवासियों के सीखने की जरूरत है। जब झंडे पर बहस चली तो उन्होंने एक बात कही थी
कि इस देश में भले ही हम झंडे की कहानी एक अब जब राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर हम झंडा तय कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, आदिवासी इसका स्वागत करता है, लेकिन झंडे का इतिहास आदिवासियों में सदियों से रहा है। आज भी आदिवासियों के जब जतरा लगते, जब मेले का आयोजन होता है तो हर आदिवासियों का अलग अलग झंडा, अलग अलग गांव के लोग अपना अपना झंडा लेकर के मेले की तरफ बढ़ते। वो संस्कृति पिछले हजारों सालों से आदिवासियों के बीच में आज तक चली आ रही है। जब संविधान सभा के भीतर वो बैठे होते हैं तब लगातार महिलाओं के मसले पर, रिजर्वेशन के मसले पर या जमीन पर जो लड़ाई आज की तारीख में हसदेव का आदिवासी लड़ रहा है, जो लड़ाई मणिपुर का आदिवासी लड़ रहा है, जो लड़ाई जम्मू का गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग लड़ रहे हैं, जो लड़ाई मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, हर इलाके में जो आदिवासी लड़ रहा है जमीन की लड़ाई, उस जमीन की लड़ाई को लड़ते हुए वो कहते हैं कि आर्टिकल 13 जो मूल अधिकारों की बात करता है उसमें उन्होंने कहा था कि जमीन के अधिकार को मूल अधिकार में शामिल किया जाए ताकि भविष्य में कोई झगड़ा ना हो। लेकिन क्या हुआ ये कि उस मुद्दे को कंप्लीटली गायब कर दिया गया और उसका नतीजा आज की तारीख में इस देश का आदिवासी भुगत रहा है। हसदेव में लगातार आप देख लीजिए, जब पिछली कांग्रेस की सरकार थी तब और अब जब बीजेपी के तब लगातार आदिवासियों के जंगल काटे जा रहे हैं, उनकी जमीनों को लूटा जा रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज को लूटा जा रहा है। मणिपुर के भीतर भी आप देखेंगे तो पाएंगे कि वहां पर मैतेई को एसटी का दर्जा देने के लिए, ताकि एसटी की जो जमीनें हैं उन जमीनों को कुकी और हो की जो जमीन है उनको छीना जा सके, इसलिए वहां पर एक पूरा बड़ा लड़ाई छेड़ा गया कि किस तरीके से। और आज हम देख रहे हैं कि मणिपुर पिछले 8 से 9 महीने हो चले हैं, मई के महीने से अब तक 8 महीने से ऊपर का वक्त हो चला है, लगातार मणिपुर जल रहा है। आपने सबने वो तमाम वीडियोस देखे हैं, महिलाओं को नंगा परेड कराने के वीडियोस हो, चाहे गोली मारने के वीडियो जो, चाहे सिर कलम करने के वीडियो जो, सारे के सारे वीडियो हम सब ने देखे कि किस तरीके की जाति आदिवासियों के ऊपर चल रही है। मध्य प्रदेश के भीतर हमने देखा कि एक आदिवासी के ऊपर पेशाब किया गया। जम्मू कश्मीर का गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी लगातार पिछले 2 साल से आंदोलन में है कि वहां के अपर कास्ट को एसटी का स्टेटस दे दिया गया। वो कह रहे हैं कि इनके आ जाने से हमारा हिस्सा मारा जाएगा। तो ऐसे में चाहे जमीन की लड़ाई हो, चाहे संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई हो, आदिवासी आज की तारीख में लड़ रहा है और वो इन्हीं की प्रेरणा स्वरूप है। आप देखेंगे तो पॉलिटिकली भी देख लीजिए कि किस तरीके से आज पूरा का पूरा पॉलिटिकल ऑर्डर एक तरफ पूंजीपतियों के हाथ में खेल रहा है, एक तरफ जो है चला हुआ है, दूसरी तरफ इस देश के शोषित, पीड़ित, मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं, आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़े तबके के लोग हो, वो अपने हक और हुकूक की, और इस देश को, जिस देश को उनके पुरखों ने बनाया है, चाहे बाबा साहब का नाम ले लीजिए, चाहे ज्योतिबा फुले का ले लीजिए, चाहे आप जयपाल मुंडा का ले लीजिए, किसी भी शख्सियतों का ले लीजिए, उन सब की बदौलत ये देश बना। उस सपने को आज तोड़ने की कोशिश इस देश के भीतर लगातार इस देश में जो लोग सत्ता में बैठे वो कर रहे हैं। इसलिए जयपाल सिंह मुंडा को याद करना जरूरी है। साथ ही साथ राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, जिसकी बदौलत हमारे इस देश की आधी आबादी को घर से बाहर निकलने का मौका मिला, उन्हें भी याद करना जरूरी है। अन्यथा ये तो वो देश था, वो समाज था जहां पर की महिलाओं को और शूद्रों को अगर भेदभाव के कानून में पड़ जाए तो पिघला करके शीशा डालने वाला देश था। लेकिन उन्होंने एक पूरी मुहिम चलाई इस देश की आधी आबादी के लिए, और उसका नतीजा ये निकला कि इस कैंपस के भीतर ले लीजिए या देश के अलग अलग कैंपसेज में देख लीजिए, आपको महिलाओं की संख्या दिखेगी। भले ही लोग उनको याद नहीं कर रहे हो, भले ही लोगों ने उन्हें भुलाने की कोशिश की गई, भले ही सत्ता उनको याद नहीं करती है, सत्ता में बैठे हुए लोग याद नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस देश के कैंपसेज में जो लोग मौजूद हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई जो लोग लड़ रहे हैं, दलितों के हकों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो पिछड़ों के हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो माइनॉरिटी के हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तमाम लोग राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करते हैं। वो जानते हैं कि वो थे तो हम हैं, और इसीलिए उनको भी याद करना जरूरी है कि अगर वो पहला स्कूल 1848 में नहीं खुला होता
तो आज यहाँ ये तादाद नहीं होती और शायद हम भी यहाँ पर नहीं होते। इसलिए उन्हें भी याद कर लेने की जरूरत है। साथ ही साथ फातिमा शेख को भी याद करने की जरूरत है, जिसकी बदौलत वो स्कूल खुला, जिस स्कूल में बच्चियों ने शिक्षा ली। और इसीलिए जब हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम लोग, इस सब के लिए मैं ये कहूंगा कि हमें अपने पुरखों के सपने को, उनकी विरासत को कंटिन्यू करने की जरूरत है, उसको जिंदा रखने की जरूरत है। आज जिस तरीके से इस देश में दलितों पर, आदिवासियों पर, पिछड़ों पर, माइनॉरिटीज पर हमला हो रहा है, हम सब लोग देख रहे हैं कि हमारे एक साथी आंदोलन में है, चार्जशीट होने के बावजूद भी उनको न्याय नहीं मिल रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में देख लीजिए कि इंद्र मेघवाल को पानी का एक मटका चूल्हे ने मात्र से मार दिया गया, या अलग अलग हिस्से में देख लीजिए किस तरीके की ज्यादतियां इस देश में हम लोगों के ऊपर है। लेकिन साथियों, यहीं से हमें एक चीज को भी समझने की जरूरत है कि ये वो शख्सियतें हैं जिन्होंने, किसी ने 100 साल पहले, किसी ने 150 और 200 साल पहले यही लड़ाइयां लड़ी थी। कम से कम हमारे पास उनकी विरासत है, लड़ने के लिए हमारे पास हौसला है। हम बहुत सारे लोग हैं आज की तारीख में उस लड़ाई को आगे लड़ने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, अच्छे से लड़ेंगे और इसे आगे लेकर के जाएंगे। अब तमाम लोग जो यहाँ पर आए, हमारे 2 विधायक साथी भी यहाँ पर आए भारत आदिवासी पार्टी से, थावरचंद डामोर जी और कमलेश्वर डोडियार जी, उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम संगठनों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब लोग बहुत शॉर्ट नोटिस पे आए और आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया। फूल जोहार, जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद।